नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून के झाझरा स्थित शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च में अनुशस्त्र एवं पंचकर्म चिकित्सा पद्धति विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय और यूकॉस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति आने वाले समय में विश्व स्तर पर और अधिक प्रसिद्ध हो रही है, जिसमें उत्तराखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं पूर्व डीजी आयुष डॉक्टर पूजा भारद्वाज ने कहा कि अनुशस्त्र चिकित्सा एक प्राचीन और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, जिससे कई बीमारियों का सफल उपचार संभव है। सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। जो ये वर्कशॉप कार्यशाला जो होगी ये अनुशस्त्र पे मीन्स आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो शस्त्र अनुशस्त्र जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं सर्जिकल शस्त्र हैं, और अनुशस्त्र थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉन इन्वेजिव सर्जरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट देखा जाए पेशेंट सर्जरी से बहुत घबराता है। कुछ डिजीज तो ऐसी है कि जिनको हम इनसे बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें जलौका, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, और आजकल मर्म चिकित्सा देखा जाए कि मतलब फोकस पॉइंट होते हैं, एनर्जी पॉइंट होते हैं, एनर्जेटिक पॉइंट जो हमारे बॉडी में होते हैं उसका। और उसके अलावा जो हम छात्र को तो नहीं कह सकते इसमें, लेकिन एक्चुअली इनमें एक तो हॉस्पिटल स्टे पेशेंट का बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता तो पेशेंट मतलब ब्लीडिंग है, ट्रॉमा है, ये सब नहीं होता है, जल्दी रिकवरी होती है। बघार में आयोजित अनुशस्त्र विषय पर वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा विषय के अंतर्गत अन्य अनुशस्त्र चिकित्सा की विधियां हैं, जिसे पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स कहा जा सकता है, जिसमें क्षार कर्म, जलौका, अग्निकर्म, विश्रावण, ऐसी अनेक विधियां वर्णित हैं। क्षार कर्म जो आज के समय में बहुत पॉपुलर हो रहा है, भगंदर और बवासीर जैसी चीज़ों में जो धागा के माध्यम से क्षार सूत्र चिकित्सा की जाती है या क्षार कर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत शोथ संबंधी रोगों में या जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, वहाँ पर जलौका का उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में हमने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जलौका ब्रीडिंग सेंटर का भी स्थापना किया है और उसके माध्यम से हम अपनी आयुर्वेदिक फैकल्टी को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। नैनीताल में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ने की आशंका को देखते हुए फायर विभाग ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार जिले में 19 वाटर कैनन और 100 वाटर हाइड्रेट मौजूद हैं, जिससे इस बार जीपीएस लोकेशन और ऑपरेटर के मोबाइल नंबर से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था से आपात स्थिति में नजदीकी हाइड्रेट से तुरंत पानी लेकर आग बुझाने में मदद मिलेगी। फायर विभाग ने वायुसेना समेत अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ भी समन्वय कर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जितने भी हमारी मशीन और इक्विपमेंट है वो सारी मेंटेन हालत में है और हम मिनिमम फोर्स मेंटेन कर रहे हैं तक कोई भी हम फायर को टैकल कर सकें। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी सिचुएशन होने पे तुरंत 112 पे तुरंत कॉल किया जाए ताकि तेजी से रिस्पांस हो पाए। इस बार हमने एक नया लिंक डेवलप किया है जिसमें नैनीताल में जैसे कि 100 हाइड्रेंट है, उनकी जीआईएस लोकेशन और उनके ऑपरेटर जेई और एई का नंबर उसमें सेव कर दिया है, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन होती है और हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उस लिंक को खोल के हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास कौन सा हाइड्रेंट है, किस ऑपरेटर को कॉल करना है, किस जेई को कॉल करना है, किस एई को कॉल करना है। क्रिएटिव उत्तराखंड संस्था पढ़ने लिखने की संस्कृति बढ़ाने के लिए राज्य भर में पुस्तक मेले का अभियान चला रही है, जो अब हल्द्वानी पहुंच गया है। संयोजक दयाल पांडे के अनुसार पूरे राज्य में अब तक 14 किताब कौतिक आयोजित हो चुके हैं। 14 और 15 मार्च 2026 को 50 प्रकाशकों की करीब 80,000 पुस्तकें साहित्य प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। कार्यक्रम की थीम
नशा मुक्त समाज और मानसिक स्वास्थ्य है, जिसमें साहित्यिक चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। जैसा कि अभी बंगारी जी ने बताया था कि हम 2022 से इसको कर रहे हैं, तो जब कोरोना काल के बाद बच्चों के हाथ में गैजेट आ गया था तो ज़्यादातर टाइम वो स्क्रीन पर दे रहे थे, तो बच्चों को ध्यान स्क्रीन से हटा के किताबों को जोड़ने के लिए हमने ये इस उद्देश्य से किताब कॉपी का अभियान शुरू किया है, जो 2022 से शुरू किया था। और ये लगातार हमने 14 उत्तराखंड के सारे जगहों पर 14 किताब कॉपी कर दी। ये 15वां किताब कॉपी हमारा है और हल्द्वानी में द्वितीय किताब कॉपी है, जो पर्वतीय उत्थान मंच, सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर में होगा 14 और 15 तारीख को। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए ऋषिकेश नगर निगम अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। इस दौरान नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने व्यापार मंडल, टैक्सी, ऑटो और ठेली संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर में फुटपाथ और नालियों पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण न हटाने पर सामान जब्त और हजारों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान किसी दबाव या नेतागिरी की अनुमति नहीं होगी। आज जो ऋषिकेश शहर है, यहाँ पर आगामी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ होगी और इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण भी होना है और एनकैप के तहत भी सर्वेक्षण होना है। ये बहुत सारे इश्यूज को लेकर के एक बैठक व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा, रेहड़ी ठेली और विभिन्न ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित यूनियन के खाद और संबंधित अधिकारियों के साथ रखी गई थी, और जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जो नालियां हैं नगर निगम की, उनको अतिक्रमण मुक्त रखें। जो त्रिवेणी घाट है, वहां पर किसी भी प्रकार का खान पान से संबंधित रेहड़ी ठेली और इस प्रकार के चीजें न जाए। भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ दीपम सेठ ने अनौपचारिक बैठक की, तो वहीं इस दौरान बैठक में ड्यूटी में आने वाली समस्याओं और पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा की गई, जिस पर डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि पुलिसकर्मी विषम परिस्थितियों में यहां अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो मैंने एक तो आपको बताया कानून व्यवस्था को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि इतने यहाँ ऐसे टेरेन में विषम परिस्थितियों में जब भी यहाँ पे फोर्स का लगना होता है, भारी संख्या में पुलिस बल आता है, उनके रहने की जो साधन है वो सीमित है। कई लोगों को अलग से उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। खाने का बहुत संतोषजनक व्यवस्था कई बार नहीं हो पाती है। तो इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हम छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ जो, क्योंकि सबको पुलिस मुख्यालय आने का, देहरादून आने का, अपने सुझाव देने का वो हमारे एक हायरार्की और सिस्टम की डिसिप्लिन की वजह से अवसर नहीं मिलता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच पौड़ी जिले के लोगों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। एडिशनल एसपी मनोज ठाकुर ने कोटद्वार से जानकारी दी कि यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत समेत अन्य देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय दूतावास में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने क्यूआर कोड और लिंक जारी किया है। उन्होंने परिजनों से अपील की कि लिंक के माध्यम से जानकारी दर्ज कराएं, ताकि किसी आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा सके। जैसा हमारे पास सूचना इसकी प्राप्त होती है, तो इसमें विदेश मंत्रालय द्वारा और उसके माध्यम से हमारे पुलिस मुख्यालय को एक जो एसओपी जारी की गई है, जिसमें एक क्यूआर कोड या फिर एक वेब लिंक दे रखा है, जिसमें ऐसा कोई अगर हमें डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उस व्यक्ति को या उसके परिजनों को हमें वो सूचित करना है कि वो क्यूआर कोड को स्कैन करके एक फॉर्म जनरेट होगा, जिसे वो भरें और अपनी संबंधित के बारे में जो जानकारी है वो हमारे माध्यम से और हमारे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से वो विदेश मंत्रालय को जाए, ताकि उस पर
उचित कार्रवाई की जा सके। ऋषिकेश के गोविंद नगर स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड से कचरा हटाने को लेकर नगर निगम ने बड़े दावे किए हैं, जिस पर निगम का कहना है कि अप्रैल 2026 से यहां नया कचरा नहीं डाला जाएगा और पुराने कचरे का निस्तारण अगले 6 महीने में कर दिया जाएगा। इसके लिए 6.79 करोड़ रुपए की स्वीकृति धनराशि से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विनती करता हूं कि आप हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाएं ताकि इस कूड़े के ढेर से मुक्ति मिल सके। आज शंभू पासवान जी, जो कि इस बार वर्तमान में मेयर हैं, वो भी वादे ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपसे हमारी विनती है कि हमारी आवाज को बुलंद करके ऊपर तक पहुंचाएं और हमें इस नर्क से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। लालकुआ में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संगोष्ठी में दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ी घोषणा की गई। संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर 1000 से अधिक महिला दुग्ध उत्पादकों की मौजूदगी में अप्रैल से दुग्ध मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य उत्पादकों का स्वारगीण विकास करना है। ये नई दर 15 अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही संघ 1,50,000 लीटर दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। कमेटी को आज 2 साल पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में हमने जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसको हमने 11 मार्च को मनाने का निर्णय लिया था। आज जनपद की लगभग 600 समितियों से लगभग 1000 जो महिला उत्पादक हमारे पास 1000 की संख्या में यहाँ पे आई है विभिन्न समितियों से, वो इस आशा के साथ आई है कि नैनीताल दुग्ध संघ अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए क्या काम करता है। और आज मातृ शक्ति को हमने तोहफे के रूप में अपने 34,000 दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए लीटर दुग्ध मूल्य उत्पादकों का बढ़ाया है 15 अप्रैल से। उसके लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए थे। और दूसरी बात यह है कि नैनीताल दुग्ध संघ अपने आप में जो टारगेट हमको 1.5 लाख लीटर का प्रतिदिन का था, उसको 1,40,000 लीटर हम आज हैंडल कर रहे हैं। ऋषिकेश प्रशासन ने त्रिवेणी घाट पर आगामी मानसून और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल आयोजित की। अभ्यास में डैम से 5,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिससे गंगा का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ा। सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, नगर निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग की टीमों ने संयुक्त रेस्क्यू और राहत कार्यों का अभ्यास किया। प्रशासन ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से वास्तविक आपदा में जनधन की सुरक्षा और बचाव कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। देखिए, आपदा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो आज एक आपदा का मॉक ड्रिल किया गया था त्रिवेणी घाट क्षेत्र पे खास तौर से, बेसिकली इसका पर्पज ये था कि जब भी नदी का जल स्तर बढ़े तो किस तरह से हम अपने रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं और किस तरह से सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और आपदा की जो जोखिम है उनको हम कम करते हैं। तो इसके दृष्टिगत हमारे जो ऑपरेशन सेक्शन चीफ थे वो सीओ ऋषिकेश थे, लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ हमारे पीडब्ल्यूडी के जो एक्जीएन यहाँ पे हैं वो थे, और प्लानिंग सेक्शन के चीफ हमारे सहायक नगर आयुक्त बनाए गए थे। और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हमने ये दिखाया कि किस तरह से डैम का जो जल स्तर बढ़ा और 5,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी यहाँ पे छोड़ा गया, उसके कारण जो नदी के जल स्तर में 1.5 से 2 मीटर की वृद्धि हुई। तो किस तरह हम शॉर्ट नोटिस पे घाट क्षेत्र को खाली कराते हैं। पौड़ी मुख्यालय में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर विद्युत अमेंडमेंट एक्ट 2025 को निरस्त करने की मांग की। बता दें कि उनका आरोप है कि अगर ये बिल लागू हुआ तो निजी कंपनियों को सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का उपयोग कर बिजली वितरण का लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे सरकारी कंपनियों और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। है इसका हम पुरजोर मतलब एक सिरे से खारिज करने की मांग करते हैं। इस पूरे बिल में जो उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े बड़े घराने हैं, केवल उनके फायदे की बातें हैं, बाकी जनता के हितों की कोई बात नहीं की जा रही है।
जैसे बिजली का लाइसेंस उनको देने की बात की जा रही है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बिना किसी उसके वो फ्री में देने की बात की जा रही है, जबकि जनता की टैक्स से और गाड़ी कमाई से सारी हमारी लाइनें बिजली का सब बने हैं, वो उनको एक तरफ से देने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के सीमित अवसर लगातार पलायन का कारण बन रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति, रोजगार की कमी और जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इन समस्याओं का समाधान निकालने में नाकाम रही है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन लगातार बढ़ रहा है। इस मुद्दे ने स्थानीय प्रशासन और समाज में चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य का जो हमारा ढांचा है वो बिल्कुल पहाड़ों में खत्म है। तो आखिर आदमी पहाड़ों में रहे तो रहे क्यों? रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आपने कृषि खत्म कर दी है, तो इसलिए पलायन बढ़ रहा है। और एक बहुत ही वो स्थिति इस समय नाजुक स्थिति पहाड़ों की बन चुकी है कि जबकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और गांव से जो पलायन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बाला सुंदरी मंदिर के पास जंगल में अज्ञात महिला का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना है। हैरानी की बात यह है कि लाश कई दिन तक जंगल में पड़ी रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति का ये फैसला अभी सरकार के पास नहीं आया है और सबसे पहले सरकार इस संबंध में बने एक्ट का अध्ययन करेगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। बता दें कि इस दौरान उन्होंने गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने, समान नागरिक संहिता लागू करने और राज्य में सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास, रोजगार, उद्योग और आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता देने की बात कही और राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराया। पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि प्रदेश से बाहर से आकर लोग, कोई कहता है कि हम बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, कोई कहता है हम बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे, कोई अस्पताल बनाएंगे और कोई कहता है स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते। प्रयोजन कुछ होता था, उस प्रयोजन में वो उसका उपयोग नहीं करते थे और अन्य प्रयोजनों के लिए उसको उपयोग कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के अंदर सख्त भू कानून लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लेने का भी हमने काम किया है। उनके समय में इस प्रकार इजरायल ईरान युद्ध का असर अब उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां कमर्शियल एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है। बता दें कि मसूरी, देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों में गैस का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों में चिंता है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चिंता जताई है और मुख्यमंत्री को सूचित किया। आज सवेरे मुझे मसूरी से, देहरादून से, हरिद्वार से
अथॉरिटीज की जो है सूचना मिली है कि कमर्शियल गैस की उपलब्धता कम होते जा रही है और उन्होंने बड़ा कमर्शियल गैस का जो उपलब्धता है उस पर चिंता जाहिर की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसको हम प्राप्त कर रहे हैं, मैं केंद्र से बात कर रहा हूं और ये कमर्शियल वायबिलिटी जल्दी हो जाएगी। डोमेस्टिक गैस में कोई कमी नहीं है, पर आपको बताया युद्ध का वातावरण बना हुआ है और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है वो संभव किया जा रहा है। भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन या कॉरपोरेट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की बात कही, जिसको लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी चर्चा करने की बात कही, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सतपाल महाराज के बयान पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।